ओके जी, नेक्स्ट तो हमारे पास टॉपिक है इंट्रिंसिक डाटा टाइप। इंट्रिंसिक से मुराद बेसिक डाटा टाइप्स। ठीक है, तो बेसिक डाटा टाइप्स में हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स आ जाती हैं, जैसे बाइट, वर्ड, डबल वर्ड एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास जो डाटा होता है वो साइंड डाटा भी हो सकता है और अनसाइंड भी हो सकता है। ठीक है, तो साइंड डाटा के लिए हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं और अनसाइंड डाटा के लिए हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। जो मेन डिफरेंस है वो साइंड डाटा के लिए हम एस से स्टार्ट करते हैं और अनसाइंड के लिए हम एस से स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपके पास बाइट एक डाटा टाइप है, बाइट 8 बिट डाटा टाइप है। तो 8 बिट डाटा टाइप आपके पास जो इंटीजर वैल्यू होती है या जो बाइनरी वैल्यूज होती हैं, जो भी इंटीजर 8 बिट का है विद अनसाइंड, तो उसके लिए हम बाइट यूज करते हैं। और जब आपके पास साइन इंटीजर्स है और वो 8 बिट का डाटा है तो उसके लिए हम एस बाइट यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि जब आप इन डायरेक्टिव को, इन डाटा टाइप्स को यूज करते हैं किसी आइडेंटिफायर के साथ या किसी वेरिएबल के साथ, जब आप यूज करते हैं तो असम्बलर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से उस डाटा टाइप के मुताबिक इन्हें मेमोरी एलोकेट करवाता है। और कब करवाता है? क्योंकि ये डायरेक्टिव है, तो डायरेक्टिव के बिहाफ पर जो एग्जीक्यूशन है वो असम्बल टाइम पे होती है। मींस के जैसे ही प्रोग्राम असम्बल होता है, कंपाइल होता है, तो इन वेरिएबल्स को जिसके साथ ये डायरेक्टिव यूज किए जाते हैं उनको उसके मुताबिक मेमोरी एलोकेट हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि एक वेरिएबल को किस तरह से आप डिक्लेयर करते हैं असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो फॉर्मेट है वो आपके सामने है। सबसे पहले आप आइडेंटिफायर लिखते हैं, नेम, मींस के वेरिएबल का नाम क्या है। उसके बाद डायरेक्टिव, डायरेक्टिव से मुराद ये है कि आपने उसकी डाटा टाइप कौन सी मेंशन करनी है, मतलब उसको कितनी मेमोरी चाहिए, रैम के अंदर कितनी मेमोरी अक्वायर्ड है इस वेरिएबल के लिए। ये आपने देखना है कि आपने एक वेरिएबल कितनी कैपेसिटी का जनरेट करना है या क्रिएट करना है। उसके बाद इनिशियलाइजर, इनिशियलाइजर का मतलब ये है कि इनिशियल वैल्यू, अगर आपके पास इनिशियल वैल्यू है तो वो आपने यहाँ पे प्लेस करनी है, और अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज है इनिशियलाइजर के तौर पर तो आपने कॉमा सेपरेटेड के बाद आप मल्टीपल वैल्यूज भी प्लेस कर सकते हैं। अगर आप गौर करें तो आपके सामने यहाँ पे जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में नेम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी रेक्टेंगल ब्रैकेट है। और रेक्टेंगल ब्रैकेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिस नेम के साथ या जिस चीज के साथ भी रेक्टेंगल ब्रैकेट आएगी वो फॉर्मेट में, तो वो ऑप्शनल कंसीडर होगी। तो लिहाजा वेरिएबल का जो नाम है यहाँ पे ऑप्शनल हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम कैसे एक वेरिएबल को एक्सेस करेंगे? उसके एड्रेस के बिहाफ पर। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल इनिशियलाइजर हो सकते हैं या सिंगल इनिशियलाइजर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आप एक सिंगल वेरिएबल आप क्रिएट कर रहे हैं तो आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसकी टाइप लिखेंगे, मींस के बाइट, वर्ड, डबल वर्ड एटसेट्रा, और उसके बाद इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल वैल्यू भी आप उसमें उसको मेंशन करेंगे कि इसमें इनिशियल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ टाइप्स मेंशन है जो कि साइन डाटा और अनसाइन डाटा दोनों के लिए यूज की गई हैं, जैसे बाइट, एस बाइट। ये दोनों 8 बिट डाटा के लिए यूज हो रही हैं। जो एस बाइट है वो बेसिकली साइन 8 बिट इंटीजर्स के लिए है, और जो बाइट है वो 8 बिट अनसाइंड इंटीजर्स के लिए। इसी तरह वर्ड और एस वर्ड है, ये 16 बिट इंटीजर्स के लिए है, जिसमें साइन जो है, एस वर्ड जो है वो साइन इंटीजर्स को शो करता है। ठीक है, ये साइन इंटीजर्स के लिए हम इस डायरेक्टिव को यूज करेंगे एज ए डाटा टाइप। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 32 बिट के लिए डी वर्ड है और एस डी वर्ड है एंड सो ऑन। और इसी तरह आपके सामने दूसरे भी डाटा टाइप्स मेंशन है जो कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो एक वेरिएबल को आप किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से आप शो कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखें आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने, मैं यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ कि एक वेरिएबल को आप किस तरह से आप डिक्लेयर कर सकते हैं, जस्ट लाइक टेम्प, टेम्प वेरिएबल का नाम। उसके बाद डायरेक्टिव आपने लिखना है, मतलब उसकी टाइप आपने मेंशन करनी है कि उसकी टाइप क्या होगी। लेट्स से मैं कहता हूँ डीवर्ड। उसके बाद आपने वैल्यू बतानी है कि उसमें इनिशियल वैल्यू कौन सी है, और मैं कहता हूँ ये 100।
या 1000। तो ये है एक पैटर्न जिसके साथ आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं असेंबली लैंग्वेज में। वेयर एज इन सी प्लस प्लस कैसे इसको आप डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले आप लिखते हैं उसकी टाइप, फिर उसका नाम, ठीक है, और फिर सेमीकोलन। तो ये दोनों पैटर्न है आपके पास आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं कि असेंबली में किस तरह से हम लिख सकते हैं और सी प्लस प्लस में किस तरह से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जा सकता है। तो असेंबली में पहले नाम आएगा फिर टाइप आएगी, जबकि सी प्लस प्लस में पहले टाइप फिर नाम। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है एक टेबल है जिसमें कुछ डायरेक्टिव यूज किए गए हैं जो लेगेसी नेम है, यानी इन डाटा टाइप के जो पुराने नाम है वो आपके सामने है। जैसे 16 बिट प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं ये डायरेक्टिव, जैसे डीबी डिफाइन बाइट, यानी बाइट के लिए 8 बिट इंटीजर के लिए जो डायरेक्टिव यूज होगा डीबी, और इसी तरह से वर्ड के लिए डी डब्ल्यू यानी 16 बिट इंटीजर, और डबल वर्ड के लिए डी डी, ठीक है, क्वाड वर्ड के लिए डी क्यू, और इसी तरह 10 वर्ड के लिए या 80 बिट के लिए डी टी, ठीक है। तो इस तरह से 10 बाइट के लिए भी आप ये पुराने जो ओल्ड नेम है इनको आप यूज करते हैं 16 बिट प्रोग्रामिंग में, ठीक है। अच्छा, अब इनिशियलाइजर क्या है? इनिशियलाइजर से मुराद इनिशियल वैल्यू। अगर तो आपके पास इनिशियल वैल्यू है तो आप लाजमी तौर पर आप उसको प्लेस कर सकते हैं। अगर आपके पास इनिशियल वैल्यू नहीं है असाइन करने के लिए, तो आपने जस्ट क्वेश्चन मार्क असाइन करना है, यानी मिसिंग वैल्यू या अभी अपडेट नहीं हुई है वैल्यू, तो अभी इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो आप क्वेश्चन मार्क प्लेस कर सकते हैं। अगर आप ब्लैंक छोड़ेंगे, मीन्स कि आप जैसे अभी मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको शो करवाया कि किस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त आपने देखा है कि वेरिएबल में आपने क्या किया है, पहले नाम लिखा है, फिर उसकी डायरेक्टिव लिखा है, मतलब उसकी टाइप लिखी है, और फिर वैल्यू दी है। अगर आपके पास ये वैल्यू नहीं है तो इसको क्या करेंगे, जस्ट क्वेश्चन मार्क असाइन कर देंगे। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो इसका मतलब ये जब आप असेंबल करेंगे तो यहाँ पे एरर जनरेट होगा। एरर इसलिए जनरेट होगा क्योंकि फॉर्मेट के मुताबिक आपको लाजमी तौर पर इनिशियल वैल्यू आपको असाइन करनी पड़ती है, और अगर आपके पास इनिशियल वैल्यू नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी इसमें वैल्यू बाद में आएगी, ठीक है, अभी मिसिंग वैल्यू है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल है। एग्जांपल में देखें आपके पास एडिंग अ वेरिएबल टू द ऐड टू प्रोग्राम। अब यहाँ पे वेरिएबल को यूज किया है, ये प्रीवियस एग्जांपल ये है जैसे पहले आप यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस एग्जांपल में एक वेरिएबल को यूज किया है। और वेरिएबल जब यूज करते हैं हम, वेरिएबल को यूज करने से पहले हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। वेरिएबल को यूज करने से पहले डिक्लेयर करते हैं, जिस तरह से सी प्लस प्लस में या ऊब में आप वेरिएबल को यूज करते हैं तो एक स्टेप पहले आप उसको डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि जब भी आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो आपने डाटा सेक्शन में उसको डिक्लेयर करना है। डाटा सेक्शन डॉट डाटा से स्टार्ट होता है। डॉट डाटा एक डायरेक्टिव है जो कि असेंबलर को बताता है कि यहाँ से डाटा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, और उसके अंदर जो भी आप वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना है इसी पोर्शन के अंदर आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। जैसे यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल है सम, और उसकी डाटा टाइप है डी वर्ड, और इसकी इनिशियल वैल्यू 0। तो इसका मतलब ये है कि ये सम जो वेरिएबल है डी वर्ड की बिहाफ पर 32 बिट का है, यानी इसमें 32 बिट वैल्यू आ सकती है, ठीक है। और इस वक्त ये जो 0 है ये भी इस डी वर्ड के बिहाफ पर ये भी 32 बिट कंसिडर हो रही है वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे उसी तरह से डॉट कोड सेक्शन आपका स्टार्ट होता है कोडिंग के लिए, और उसका जो एंट्री पॉइंट है एक फंक्शन है, एक प्रोसीजर है जिसको हम मेन प्रॉक कह रहे हैं, और उसके अंदर जो पहली इंस्ट्रक्शन है मूव EAX, 5 उसमें EAX में प्लेस कर दिया है, और EAX में 5 प्लेस करने के बाद ऐड किया है EAX में 6, ठीक है। तो 6 ऐड किया तो उसके बाद EAX में वैल्यू होगी 11। 11 को आप मूव कर रहे हैं सम में, यानी 11 को आप कॉपी कर रहे हैं, EAX की वैल्यू को कॉपी कर रहे हैं सम के अंदर, और सम जो कि एक वेरिएबल है और इसमें वैल्यू आप प्लेस कर देते हैं। उसके बाद इसको रीयूज कर सकते हैं या किसी भी पर्पस के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं।
लास्ट इंस्ट्रक्शन आपके पास एग्जिट प्रोसेस है, उसके बाद प्रोग्राम का एंडिंग है। प्रोग्राम एंड करने के बाद आप अगर आप विजुअल स्टूडियो पे काम कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो में आप इसकी वॉच विंडो देखते हुए इसकी वैल्यू देख सकते हैं कि इस वक्त सम की वैल्यू क्या है। यहाँ पे देखें सम की जो वैल्यू है वो 11 है। ठीक है, इस प्रोग्राम को अगर विजुअल स्टूडियो में आप देखते हैं या परफॉर्म करते हैं तो फिर आप उसको वॉच विंडो में देख सकते हैं कि उस वेरिएबल की अभी वैल्यू कौन सी है, लास्ट में वैल्यू कौन सी है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक बाइट को किस तरह से, एस बाइट और एक बाइट को किस तरह से आप डिफाइन करते हैं। यानी 8 बिट इंटीजर्स के लिए साइन और अनसाइंड के लिए, साइन डाटा और अनसाइंड 8 बिट डाटा के लिए आप उसको किस तरह से यूज करेंगे। यहाँ पे देखें मुख्तलिफ वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं और उन सब की टाइप जो है बाइट है या एस बाइट है। ठीक है, वैल्यू 1 जो है बाइट और इनिशियल वैल्यू उसकी अल्फाबेट ए है, कैपिटल ए सिंगल कोट में, करेक्टर लिटरल है। ठीक है, आपको पता है कि जो भी बाइट है वो उसमें जो भी डायरेक्टिव है, जो भी आप डायरेक्टिव यूज करेंगे उसकी कैपेसिटी के मुताबिक उसमें जो स्टोरेज होगी वो बिट्स में होगी। ठीक है, वो बिट्स में होगी। कितने बिट्स में? 8 बिट में। तो इसका मतलब ये है कि ये ए जो है इसका आस्की कोड निकाला जाएगा और आस्की कोड कन्वर्ट होके बाइनरी बिट में कन्वर्ट होगा। आस्की डेसिमल आस्की कोड कन्वर्ट होगा बाइनरी में और स्टोर होगा इस वैल्यू 1 के अंदर। ठीक है, और इसी तरह वैल्यू 2 जो है बाइट इनिशियल वैल्यू 0 है, उसकी इनिशियलाइज किया 0 से, वैल्यू 3 को इनिशियलाइज किया 255 से। जो बाइट की इनिशियल वैल्यू होती है वो जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 255। इसका मतलब ये है कि 8 की 8 बिट 1 है या 8 की 8 बिट 0 है। ठीक है, तो ये रेंज है 0 से 255 8 बिट के लिए। बाकी कोई भी अगर वैल्यू होगी इनके इन बिटवीन होगी। ठीक है, अगर आप कोई और वैल्यू आप असाइन करना चाहते हैं तो इन बिटवीन आप असाइन कर सकते हैं किसी बाइट वेरिएबल को। ठीक है, अच्छा, अगर आप बाइट वेरिएबल को इससे कम या इससे ज्यादा वैल्यू असाइन करेंगे तो एरर जनरेट होगा। ठीक है, क्योंकि आपने टाइप उसकी मेंशन की होगी बाइट। नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यू 4। हमारे पास वेरिएबल वैल्यू 4 है और उसकी टाइप जो है एस बाइट। एस बाइट से मुराद साइन इंटीजर, साइन 8 बिट इंटीजर्स के लिए यूज किया जा रहा है वैल्यू 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इसकी मिनिमम वैल्यू है -128 और जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको वैल्यू 5 से वैल्यू 5 को असाइन की है +127। यानी कि जब आप साइन डाटा यूज करते हैं, साइन 8 बिट इंटीजर्स होगा तो इसका मतलब उसकी जो मिनिमम या स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी -128 से लेकर लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी उसकी +127। मीन्स के आखिरी बिट जो होती है, यानी 8 बिट है साइन डाटा है तो 8 बिट के साइन डाटा के अंदर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो साइन के लिए यूज होगी। ओके, तो साइन बिट यूज होने की वजह से बाकी जो रिमेनिंग बिट है वो 7 बिट है। तो 7 बिट का पॉजिटिव डाटा, 7 बिट का नेगेटिव डाटा। तो इस तरह से आपकी जो रेंज थी 0 से 255 वो हाफ हाफ में डिवाइड होगी, आधे पॉजिटिव में चले गए आधे नेगेटिव में चले गए। ठीक है, इसी तरह वैल्यू 6 में देखें, वैल्यू 6 को बाइट डिक्लेयर किया गया है और उसके बाद उसकी वैल्यू असाइन नहीं की गई तो उसके लिए क्या यूज किया है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को यूज करते हुए आप उसमें उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह आपके सामने ये कुछ वेरिएबल हैं, वैल्यू 1 बाइट 10h और वैल्यू 2 बाइट 20h। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपके पास जो वैल्यू 1 है, लेट से ये इसकी स्टार्टिंग है, डाटा सेक्शन का स्टार्ट है, तो उसका ऑफसेट एड्रेस यानी उसका स्टार्टिंग एड्रेस टेट्रा 0 है। तो ये 1 बाइट का है तो नेक्स्ट जो वैल्यू 2 होगी वो किस एड्रेस पर होगी? वैल्यू 2 जो वेरिएबल होगा वो मेमोरी में, डाटा सेक्शन की मेमोरी में किस एड्रेस पर होगा? लाजमी बात है कि 1 बाइट के बाद दूसरा वेरिएबल आ रहा है तो इसका मतलब 0001 यानी 0001 पर ये वैल्यू 2 पाई जाएगी। ठीक है, यानी 10h जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है 10
ये आपकी डाटा सेक्शन में अगर इस एड्रेस पर पड़ी हुई है टेट्रा 0 पर, तो 20H कहाँ पे पड़ी होगी? 0001 पर, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये डीबी हमने डिस्कस किया है कि ये ओल्ड नेम है, अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो बाइट या एस बाइट वगैरह यूज कर रहे हैं। अच्छा जी, इसी तरह से हमारे पास मल्टीपल इनिशियलाइजर है। मल्टीपल इनिशियलाइजर का मतलब कि आप एक से ज्यादा वैल्यू असाइन कर सकते हैं एक वेरिएबल को। यहाँ पे देखें, लिस्ट एक वेरिएबल है और उसकी टाइप है बाइट और उसकी वैल्यू है 10, 20, 30, 40। तो 4 वैल्यूज असाइन की गई हैं और 4 वैल्यू असाइन जो की गई हैं जस्ट लाइक कंसेप्ट बन जाता है एक एरे का। यानी लिस्ट एक एरे बन गई है मेमोरी के अंदर, क्योंकि कंसेप्टिव मेमोरी होती है। तो कंसेप्टिव मेमोरी यहाँ पे देखें, टेट्रा 0 से लेकर 0003 तक ये कंसेप्टिव मेमोरी यूज हो रही है। और पहली जो वैल्यू है वो कहाँ पे प्लेस हो रही है? 0 एड्रेस पर, दूसरी 1 पर, तीसरी वैल्यू आपकी 2 पर और चौथी वैल्यू आपकी थर्ड एड्रेस पर यानी 0003 पर प्लेस की गई है, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि जब भी आप एक एरे डिक्लेयर करते हैं सी प्लस प्लस में भी, तो उसको उसकी वैल्यू को उसके एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको इंडेक्स नंबर की जरूरत होती है कि किस इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। तो उसके लिए आप इंडेक्स वेरिएबल भी यूज करते हैं, या फिर अगर आपने तमाम वैल्यूज को आपने शो करना है तो आप लूप यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो लूप के बिहाफ पर आप इंडेक्सिंग को यूज करते जाते हैं और वन बाय वन उसको शो करते रहते हैं या एक्सेस करते रहते हैं या मैनिपुलेट करते रहते हैं। इसी तरह अगर आपके सामने अगर सी प्लस प्लस में एक एरे को डिक्लेयर करें तो हम किस तरह से एरे को डिक्लेयर करते हैं? उसकी पहले टाइप आप मेंशन करते हैं इंट, फिर आपने उसका नाम जो ए डबल आर है, फिर आपने उसका साइज मेंशन करना होता है कि कितने एलिमेंट की एक एरे होगी। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट की एक एरे है, ठीक है। 5 एलिमेंट की एक एरे, 5 एलिमेंट उसमें आ गए। उसके बाद अगर आप उसको शो करें तो क्या शो होगा? उस एरे के नाम को शो करें तो क्या शो होगा? क्या एरर जनरेट होगा या कोई वैल्यू डिस्प्ले होगी? जब आप इसको परफॉर्म करेंगे तो आपने कमेंट में लिखना है कि आपके पास आउटपुट में क्या जनरेट हुआ। बेसिकली ये एक एड्रेस शो होगा जो कि इस 10 का एड्रेस होगा। यानी जो लिस्ट है, यहाँ पे जो नाम लिस्ट है वो बेसिकली इस एड्रेस को कंटेन कर रही है। यहाँ पे जो भी एड्रेस होगा उसको कंटेन करेगी। बाकी एड्रेसेस पर अगर आपने जाना है तो इसमें ऐड करते हुए आप जा सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट जो रिप्रेजेंट करती है वो पहले एड्रेस, यानी इस जितने भी मल्टीपल इनिशियलाइजर हैं, यानी जितनी भी वैल्यूज हैं, उसकी जो पहली वैल्यू है उसके एड्रेस को कंटेन करेगी। अगर आपने दूसरी वैल्यू को एक्सेस करना है तो फिर इसके एड्रेस पर, इसका जो भी एड्रेस है उसमें ऐड करते हुए हम मूव करेंगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ से यानी इस यहाँ से फोर्थ एलिमेंट को पिक करना है तो आप क्या करेंगे? इसमें लिस्ट में आप 3 ऐड कर देंगे, 3 बाइट उससे पीछे। 3 बाइट है ना, यहाँ पर पहुंचने से पहले 3 बाइट आते हैं, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे तो ये फोर्थ एलिमेंट आपको पिक हो जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज 12 एलिमेंट दिए हुए हैं। अगर आप उसको डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी मल्टीपल आप लाइंस पे लिख सकते हैं, बाइट बाइट, और फिर 4 वैल्यू इसकी, 4 वैल्यू इसकी, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल इनिशियलाइजर को यूज करते हुए इन्हें आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपके पास मल्टीपल वैल्यूज भी आप लिख सकते हैं। मल्टीपल इनिशियलाइजर का मतलब मल्टीपल वैल्यूज भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपके पास ये डेसिमल डाटा है, ये भी डेसिमल है, ये हेक्साडेसिमल और ये बाइनरी। यहाँ हेक्साडेसिमल, यहाँ करेक्टर, यहाँ पे हेक्साडेसिमल, फिर हेक्साडेसिमल। ये मुख्तलिफ वैल्यूज हैं, मुख्तलिफ फॉर्मेट में लिखी हुई हैं, लेकिन ये स्टोर किस में होती हैं? बाइनरी फॉर्म में। यानी ये पहले बाइनरी में कन्वर्ट होंगी, देन उस वेरिएबल में स्टोर होंगी, ठीक है।
अच्छी, नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। स्ट्रिंग के लिए आपको पता है कि स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि मोर देन वन करेक्टर, एक से ज्यादा करेक्टर्स। आप उसको सिंगल कोट में भी एनक्लोज कर सकते हैं और डबल कोट में भी आप एनक्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ग्रीटिंग वन, जब भी आपने स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है उसकी टाइप आपने लाजमी तौर पर बाइट रखनी है। ध्यान में रख लें, जब भी आपने किसी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है तो आपने लाजमी तौर पर उसकी टाइप बाइट रखनी है, क्योंकि हर करेक्टर एक बाइट पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पे ग्रीटिंग वन में देखें बाइट उसकी टाइप है, और उसमें जो स्ट्रिंग असाइन की गई है वहां पे देखें गुड आफ्टरनून लिखा हुआ है, और गुड आफ्टरनून डबल कोट में लिखा हुआ है। उसके बाद कॉमा जीरो, जीरो का मतलब होता है नल टर्मिनल। आप बताते हैं असेंबलर को कि आपकी ये स्ट्रिंग कहाँ पे एंड हो रही है, तो नल टर्मिनल आपने नल करेक्टर लाजमी तौर पर मेंशन करना है। अदरवाइज असेंबलर आगे की तरफ देखता है कि आगे तो नहीं स्ट्रिंग अवेलेबल, तो लिहाजा एरर भी जनरेट हो सकते हैं और आपके रिजल्ट भी रॉन्ग आ सकते हैं। ठीक है, तो लाजमी तौर पर नल करेक्टर आप असाइन करें जिससे आइडिया हो कि आपकी स्ट्रिंग कहाँ पे खत्म होती है। तो नल करेक्टर असेंबली में स्ट्रिंग के साथ जीरो है, कॉमा जीरो। ठीक है, अच्छा अब अगर आप गौर करें तो आपके पास ये जो ग्रीटिंग है इसकी इसकी जो टाइप है, डाटा टाइप बाइट है, तो इसका मतलब वन बाइट। जब वन बाइट की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग में तो मल्टीपल करेक्टर्स हैं, एक से ज्यादा करेक्टर्स हैं, और हर करेक्टर एक बाइट लेता है। तो अगर आप गौर करें तो आपके पास इस स्ट्रिंग में कितने करेक्टर्स हैं, तो काउंट करें। गुड में आपके पास 4 हैं, और आफ्टरनून में 2 4 9 है। 4 और 9 13, और दरमियान में स्पेस 14, और ये 15। नल करेक्टर भी कंसीडर करेंगे, स्पेस और नल करेक्टर भी कंसीडर करेंगे। इस तरह से 15 करेक्टर्स इसमें प्लेस हो रहे हैं। इसका मतलब इस हर करेक्टर की जो टाइप है वो बाइट है, और टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने 15। इसी तरह गुड नाइट को आप देखें सिंगल कोड में लिखा हुआ है। सेम सिनेरियो, जैसे ग्रीटिंग वन है उसी तरह ग्रीटिंग टू। आप इसको सिंगल कोट में अलहदा अलहदा भी लिख सकते हैं। जैसे गुड है तो गुड का जी अलहदा से, फिर ओ अलहदा से आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, मल्टीपल करेक्टर को आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप नेक्स्ट देखें ग्रीटिंग वन बाइट, वेलकम टू द इनक्रिप्शन डेमो प्रोग्राम, डबल कोड है, फिर बाइट है, क्रिएटेड बाय किप इरविन। फिर यहाँ पे देखें दो हेक्साडेसिमल वैल्यूज लिखी हुई हैं, 0DH और 0AH। 0DH का मतलब है हेक्साडेसिमल वैल्यू कौन सी होती है, यानी 13 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0DH लिखते हैं। 13 डेसिमल वैल्यू होती है इसकी, और A 10 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 13 यहाँ पे जो आस्की कोड, 13 आस्की कोड किसका है, एंटर की का, और ए आस्की कोड क्या है, न्यू लाइन का। तो नई लाइन पे आपने एंटर की है, जब आप प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर उसी नई लाइन पे आता है, लेकिन उस कर्सर को स्टार्ट में लाने के लिए आप 0AH लिखते हैं। मींस के जिस तरह से आप C++ में \n यूज करते हैं या एंडल यूज करते हैं जिससे आप न्यू लाइन क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे भी इस स्ट्रिंग में किप इरविन के बाद एक नई लाइन क्रिएट की जा रही है। उसके बाद फिर आप एक सेंटेंस लिखते हैं, इफ यू विश टू मॉडिफाई दिस प्रोग्राम प्लीज सेंड मी अ कॉपी। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, एक नई लाइन जनरेट करते हैं, और नई लाइन के बाद आप नल करेक्टर प्लेस करने के बाद आप बताते हैं कि यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग कंप्लीट होती है। बेसिकली ये दोनों करेक्टर मिलकर न्यू लाइन क्रिएट कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कैरिज रिटर्न लाइन फीड, कैरिज रिटर्न लाइन फीड। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी कि किस तरह से हम इंट्रिंसिक डाटा टाइप को हम यूज करते हैं और उसका पर्पस क्या है, और किस तरह से हम बाइट और स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर करते हैं, या किसी वेरिएबल को आप डिक्लेयर करते हैं और वैल्यू असाइन करते हैं, और उनकी मेमोरी के अंदर लोकेशन को किस तरह से हम एड्रेस कर सकते हैं या किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, या फिर नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।